Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 13. So everyone take out your SST book and open page number 84. Chapter number 13 is Indian History. Indian History, what is Indian History? Indian means हमारी इंडिया, हमारी कंट्री, हमारा देश, एंड हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास. हमारे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे. और इतिहास क्या होता है? हमारे पास्ट से रिलेटेड जो भी सब चीजें होती हैं. इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. इंडिया की एक बहुत रिच, एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी एक हिस्ट्री है. बहुत एक रिच पास्ट है हमारी इंडिया का. कब से चलता आ रहा है? जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन मीन्स जब से ह्यूमंस ने एक तरह से अपने कल्चर्स फॉलो करने स्टार्ट किए थे, अपना सिटीज़ को डेवलप किया. हम वो सब इसमें पढ़ेंगे. सिटीज़ को उन्होंने कैसे डेवलप किया, कैसी नई नई चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की. सो ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम से जो भी सब चीज़ें चलती आ रही हैं, हम उनके बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Since history is the study of the past, it is important to put events in correct order or sequence. जैसे कि हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास है, वो किसके बारे में बताता है? हमारे पास्ट के बारे में बताता है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी सब चीज़ें हुई हैं, उनको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टडी करें, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखकर पढ़ें. Events can be understood better if put in sequence to show the connectivity. Events को समझना तभी बहुत अच्छा है, तभी हम इवेंट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब हम उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे. क्योंकि हर एक इवेंट आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है. उनके बीच की जो कनेक्टिविटी होती है उसके बारे में हमें पता चलता है कि पहले क्या हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ. बट अगर हम डायरेक्ट ही आगे वाली चीज़ पढ़ेंगे तो हमें पीछे का कुछ भी समझ नहीं आएगा. ओके. अ टाइमलाइन डिस्प्लेज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टुक प्लेस इन द पास्ट. टाइमलाइन क्या है? एक टाइमलाइन इज अ पीरियड जो कि हमें क्या बताते हैं, जितने भी हमारे इवेंट्स हुए हैं उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा हुआ है, जिससे कि हम अपने पास्ट को एक अच्छे तरीके से समझ सके, अच्छे तरीके से उसको एक ऑर्डर में रखकर समझे कि पहले क्या हुआ, पहले कौन सा पीरियड आया, देन कौन सा. ओके. Here is a map of Indus Valley civilization. Okay. Indian history can be broadly divided into 3 periods. जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, जो भारत का इतिहास है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज द एंशियंट पीरियड. सबसे पहला क्या है हमारा? एंशियंट पीरियड. तो कब से कब तक चला? प्री हिस्ट्री. इससे भी पहले जो कभी हिस्ट्री थी उससे लेकर 600 सीई तक. वो अब आप पूछेंगे सीई क्या होता है? इट्स अ कॉमन एरा. सीई मीन्स क्या होता है? कॉमन एरा. इट्स अ कॉमन टाइम पीरियड. ओके. 600 सीई तक ये चला. सेकेंड वन इज द मेडिवियल पीरियड. ये कब से कब तक चला? फ्रॉम 600 सीई टू 750 सीई. 600 सीई से लेके 750 कॉमन एरा तक. देन लास्ट वन इज द मॉडर्न पीरियड. वो कब से कब तक चला हमारा? फ्रॉम 1750 सीई टू 1947 सीई. मीन्स जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक वो टाइम पीरियड हमारा मॉडर्न पीरियड चला. सो वी कैन सी आवर हिस्ट्री गोज बैक टू अबाउट 5000 ईयर्स. सो हम करीब 5000 साल पहले तक की ये सब चीज़ें देख सकते हैं. ओके. हेयर इज द टाइमलाइन. एक आपको नंबर लाइन की तरह एक चीज़ शो की गई है, उसमें आपको सब कुछ शो किया हुआ है. एंशियंट पीरियड भी शो किया हुआ है. ओके. हेयर इज अ वर्ड BCE. व्हाट इज BCE? BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा. कॉमन एरा हमने पढ़ा है CE, बट कॉमन एरा से पहले की जो प्री हिस्ट्री थी दैट इज नॉन एज BCE. सो 2500 BCE से लेके हम देख सकते हैं 600 CE तक हमारा क्या था? एंशियंट पीरियड. आफ्टर दैट 600 CE टू 1750 CE तक हमारा मेडिवियल पीरियड चला. एंड आफ्टर दैट 1750 टू 1947 CE तक हमारा मॉडर्न पीरियड था. नाउ फर्स्टली
we are going to study about ancient period. In about 2500 BCE, an ancient and advanced civilization called the Indus Valley Civilization existed near the Indus River. 2500 BCE में के आसपास एक एंशियंट मीन्स एक बहुत पुराना और एक एडवांस सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ, एग्जिस्ट करता था. कहाँ पर? इंडस वैली के पास एग्जिस्ट करता था, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर इट्स इम्पोर्टेंट सिटीज. और हड़प्पा और मोहनजोदारो यहाँ की बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर थे. Harappa was the first city to be discovered, therefore this civilization is also known as Harappan civilization. हड़प्पा ऐसा पहला शहर था जिसको डिस्कवर किया गया था, जिसको डिस्कवर किया था हड़प्पा को, सबसे पहला ऐसा शहर था. इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. इट फ्लरिश्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड द प्रेजेंट डे पाकिस्तान. ये कब से कब तक? ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. कहाँ पे ये बनाया गया था? हड़प्पन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये बनाया गया था, जिसको आज के टाइम में हम पाकिस्तान कहते हैं. From excavations of historians have come to know a lot about the life of these peoples. इन सभी लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ने के लिए और जानने के लिए बहुत सारे एक्सकेवेशंस हुए. एक्सकेवेशंस मीन्स द एक्ट ऑफ डिगिंग, जिसमें कि उन लोगों के बारे में जाना गया, उन लोगों की लाइफ टाइम के बारे में बहुत रिसर्च की गई. The Indus Valley Civilization was an urban civilization and had well-planned cities. Indus Valley Civilization एक ऐसी civilization थी, एक urban civilization. Urban means शहरी इलाका था. और बहुत ही एक well-planned city थी. Important buildings unearthed here include the Great Bath and the Great Granary. कुछ important buildings यहाँ पर बनाई गई थी, जिसमें क्या आता था? Great Bath एक बड़ा ग्रेट बाथ बनाया गया था. वो कहाँ बनाया गया था? मोहनजोदारो में बनाया गया था. ओके. एंड एक ग्रेट ग्रैनरी बनाई गई थी. ग्रैनरी एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे हम सारा अपना ग्रेन जो होता है, जो भी हमारे खाने पीने से रिलेटेड चीजें होती हैं, वीट, राइस, इन सबको हम स्टोर करके रखते हैं. अदर रिमेन्स लाइक सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी एक्सेट्रा टेल अस अबाउट द लाइव्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड हियर. और बाकी की जो चीजें हैं, जैसे कि सील्स, पॉटरी, सील होती है मोहर, पॉटरी होती है मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी, ये सब हमें इन यहाँ के लोगों के बारे में, कैसे वो रहते थे, कैसे लोग यहाँ पे रहते थे, उन सब के बारे में ये हमें चीज़ें बताती हैं. अराउंड 1500 BCE ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया. करीब 1500 BCE के आसपास यहाँ पर कुछ ट्राइब्स आए, सेंट्रल एशिया से इंडिया में कुछ ट्राइब्स आए. दे वर कॉल्ड आर्यंस. उनको क्या बोला गया? आर्यंस. दे डिस्प्लेस्ड द दासास और दासीज लिविंग इन द नॉर्थ इंडिया. जितने भी दास दासी नॉर्थ इंडिया में रहते थे, उन्हें डिस्प्लेस किया. आर्यन सेटल डाउन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. आर्यंस कहाँ पर आकर सेटल हो गए? नॉर्दर्न प्लेन्स में आकर सेटल हो गए. उन्होंने यहाँ का लैंड, जितना भी उपजाऊ लैंड था, वहाँ पर अपनी खेती वगैरह की, जानवरों को पालना शुरू किया. They were religious and performed ceremonies and sacrifices. वो बहुत धार्मिक थे और बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते थे, बहुत सारी सेरेमनीज में इन्वॉल्व होते थे. The Aryans spoke संस्कृत. आर्यंस क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे. The Vedas, the Ramayana, the Mahabharata and the Upanishads written down this period tell us about the life and culture of these people. इन्हीं सब टाइम में यहाँ पर जितनी भी हमारी बहुत रिलीजियस बुक्स हैं, जो बहुत अच्छे बुक्स हैं, जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदास, ये सब इसी टाइम पीरियड में यहाँ पर लिखे गए. पावरफुल किंग्स और राजन्स रूल्ड विद द हेल्प ऑफ द सेनानी, द कमांडर ऑफ द आर्मी एंड द पुरोहित, द रॉयल प्रीस्ट. जितने भी पावरफुल राजा थे वहाँ के, जो राजन्स जिनको बोला जाता था, वो रूल करते थे. किसकी हेल्प से रूल करते थे? किसके साथ रूल करते थे? सेनानीज होते थे, जो वहाँ पर कमांडर होते थे, एक आर्मी के एक तरह से लीडर होते थे उनके साथ, और जो कि पुरोहित मीन्स जो राजघराने के पुजारी वगैरह होते थे, उनके साथ. दिस एज इज कॉल्ड द वैदिक एज आफ्टर द वेदास विच वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. जब वेदों के लिखने के बाद यहाँ पर इसको क्या और बोला गया? वैदिक एज.
A number of small kingdoms in North India called Janpads. स्मॉल किंगडम, छोटे छोटे जो राज्य थे, जो किंगडम, जो छोटे छोटे राज्य थे नॉर्थ इंडिया में, उनको क्या बोला जाता था? जनपद. केम ड्यूरिंग दिस पीरियड. अयोध्या, मगध, काशी, उज्जैन वर फेमस फॉर देयर लर्न पीपल एंड वॉरियर रूलर्स. अयोध्या, मगध, काशी, उज्जैन किसके लिए बहुत फेमस थे? कि यहाँ पे कितने ज़्यादा योद्धा हैं. Some of the जनपद conquered more land and become महाजनपद. कुछ जो जनपद थे उनको जीत लिया जाता था, मीन्स उन पे अपना कब्जा जमा लिया जाता था, और उसको जो भी राजा उस पर अपना कब्जा जमाता था, जो भी राजा उसको जीत लेता था, वो अपने ही किंगडम में उसको शामिल करके एक बड़ा किंगडम फॉर्म करता था, जिसको हम क्या बोलते हैं? महाजनपद. मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज किंगडम्स. मगध इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है इन राज्यों में. द टू ग्रेट रिलीजियस फाउंडर्स हु लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड वर महावीर एंड गौतम बुद्ध. दो महान जो हमारे रिलीजियस फाउंडर हैं, जैसे महावीर और गौतम बुद्ध, वो भी इसी टाइम पीरियड से ही बिलोंग करते हैं. द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द फॉरेन इन्वेडर्स. यहाँ की जो वेल्थ थी, जो यहाँ का वेल्थ, एक तरह से फाइनेंस, एक तरह से मनी जो यहाँ की थी वो, और प्रोस्पेरिटी मीन्स यहाँ की एकता और खुशहाली को देख के फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ से इंडिया से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे. इन 326 BCE अलेक्जेंडर द ग्रेट, द किंग ऑफ मैकेडोनिया इन ग्रीस, इन्वेडेड इंडिया. 326 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कहाँ का राजा था? मैकेडोनिया, ग्रीस में मैकेडोनिया एक प्लेस है, वहाँ का राजा था, वो इंडिया आया. He defeated many Indian warriors, including King Porus of Punjab. उसने बहुत सारे इंडियन वॉरियर्स थे, जो राजा थे, जो वॉरियर रूलर्स थे, मीन्स जो राजा, योद्धा राजा थे जो इंडिया के, उन्होंने ऐसे बहुत सारे इंडियन रूलर्स को हराया, जिसमें कौन भी शामिल था? पंजाब के किंग पोरस. However, Alexander was forced to turn back as his troops refused to follow him further. अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो उसके साथ वहां पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया, और जो अलेक्जेंडर की जितनी भी सेना थी, ट्रूप्स होती है, जो उनकी सेना थी, जो आर्मी थी, उन्होंने उसका साथ देने से आगे मना कर दिया. इन 323 BCE अलेक्जेंडर Chandragupta Maurya took advantage of the instability created by Alexander's death and became the king of Magad with aid of his advisor कौटिल्य और चाणक्य. 323 BCE में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने किस चीज़ की एडवांटेज ली? कि अलेक्जेंडर की डेथ के बाद, अलेक्जेंडर के मरने के बाद जितनी भी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो गई थी, कोई भी चीज़ ठीक से नहीं हो रही थी, उन्होंने उसकी एडवांटेज ली और क्या बन गए? मगध के राजा बन गए अपने एडवाइजर्स के साथ. जो उनके एडवाइजर कौन थे? सलाहकार कौन थे उनके? कौटिल्य और चाणक्य. द एम्पायर फाउंडेड बाय हिम केम टू नॉन एज द मौर्यन एम्पायर. जो एम्पायर उन्होंने फाउंड किया था, जो एम्पायर उन्होंने फॉर्म किया था, बनाया था, खोजा था, उसको क्या नाम दिया गया? मौर्यन एम्पायर. द मौर्यन एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर एम्परर अशोक. मौर्यन एम्पायर जो था, जो मौर्यन साम्राज्य था, एम्पायर मीन्स जो वहाँ का जो साम्राज्य था, वो हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी मीन्स वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचा. किसकी वजह से? जो एम्परर थे वहाँ के, जो अशोका थे, उनके अंडर जब वो रहा तो वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचा. अशोका वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे अशोका. Ashoka communicated directly to his subjects through many rock and pillar edicts disturbed all over his empire. अशोका डायरेक्टली जितनी भी उनके किंगडम में, जितनी भी उनके साम्राज्य में जो भी दुर्घटना घटती थी या जो भी सब चीज़ें होती थी, उनसे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते थे. After the Mauryas, the Kushans established their authority over the northwest part of India. मौर्यास के बाद जो कुशान्स थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जो इंडिया का जितना भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, उस पर अपनी अथॉरिटी जमाई, उस पर अपना कब्जा जमा लिया. आफ्टर द कुशान्स द गुप्तास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी. और कुशान्स के बाद जो गुप्तास थे वो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी. डायनेस्टी होती है मीन्स एक स्मॉल किंगडम, मीन्स किसी भी किंगडम की जो फैमिली, जो सदियों से एक फैमिली ही राज करती चली आ रही है. Same members of the same family.
They were powerful rulers who ruled over India about 4th century CE to 6th century CE. वो बहुत पावरफुल राजा थे वहाँ के, जो कि इंडिया पे रूल करते थे, अपना राज करते थे. कब से कब तक किया उन्होंने? 4th century CE to 6th century CE तक. The Gupta period has been called the golden age of Indian history. और गुप्ता पीरियड को क्या भी कहा गया है? Golden age of Indian history. Trade, art and culture flourished in this age. जितना भी व्यापार होता था, कला होती थी और जो भी कल्चर्स फॉलो किए जाते थे वो भी इस एज में फॉलो किए गए हैं. मीन्स इस टाइम पीरियड में फॉलो किए गए हैं. ग्रेट एडवांसमेंट वॉज ऑल्सो मेड इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड ग्रामर. बहुत सारे अच्छे जो एडवांसमेंट आए हैं, बहुत एडवांस चीज़ें आई हैं, वो भी आई हैं इस फील्ड में, इस एज में. जैसे फील्ड ऑफ साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स का आविष्कार इसमें हुआ था. Medieval period. The powerful rulers of Central Asia, looking for expansion of their kingdoms towards the end of 7th century CE, were attracted to India's wealth. जितने भी सेंट्रल एशिया के पावरफुल रूलर्स थे, मीन्स जितने भी ताकतवर राजा थे, ताकतवर योद्धा वगैरह थे वहाँ के, वो सब अपने किंगडम्स को एक्सपेंड करना चाहते थे, मीन्स उनको और बड़ा करना चाहते थे. इसलिए उन सब की नज़र 7th सेंचुरी के एंड में उन सब की नज़र किस पर थी? इंडिया पर थी, इंडिया के वेल्थ पर थी उनकी नज़र. A series of raids were made in India by Mahmud Ghazni and Muhammad Ghori, who looted and take away great wealth from India. जो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी थे, उन्होंने क्या किया? बहुत सारी रेड पे रेड की, एक रेड की सीरीज, मीन्स बहुत सारी रेड की, जिसमें उन्होंने जितना भी इंडिया की जो पैसे थे, इंडिया की जो वेल्थ थी, उनको लूट कर वो अपने साथ ले गए थे. Muhammad Ghori appointed a Turkish slave leader Qutbuddin Aybak as the governor of North India. मोहम्मद गोरी ने एक तुर्किश स्लेव को अपॉइंट किया. तुर्किश स्लेव मीन्स एक तुर्किश का ही दास. स्लेव मीन्स क्या होता है? दास. उसको अपॉइंट किया, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक. और कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने कहाँ का गवर्नर बनाया? नॉर्थ इंडिया का. आफ्टर मोहम्मद गोरीज डेथ, कुतुबुद्दीन ऐबक became the first sultanate of the दिल्ली सल्तनत. मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक पहले सुल्तान बने. कहाँ के? दिल्ली सल्तनत के. ही फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत. उन्होंने दिल्ली सल्तनत की खोज की. सिंस ऐबक वॉज अ तुर्किश स्लेव, क्योंकि ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक तुर्किश स्लेव था, इसलिए जो डायनेस्टी उसने बनाई थी उसका नाम क्या रखा गया? स्लेव डायनेस्टी. North India was divided into many small kingdoms with the decline of the Delhi Sultanate. North India जो थी उसको बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था दिल्ली सल्तनत के साथ. The first Mughal conqueror Babur came to India in 1526 CE and led the foundation of the Mughal Empire in India. मुगल एम्पायर थे एक बाबर जो इंडिया में आए थे. कब आए थे? 1526 CE में इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया में आकर मुगल एम्पायर की खोज की. ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन हुमायूं. अकबर सक्सेडेड हुमायूं इन 1556 CE and is remembered as the greatest of the Mughal emperors. जो मुगल एम्पायर जो बाबर आए थे वो किससे सक्सीड हो गए थे? मीन्स अपने सन हुमायूं से. अकबर हुमायूं से जीते थे कब? 1556 CE में. और उनको किस तरह से याद किया जाता है? मुगल ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल एम्परर, मीन्स जो मुगल साम्राज्य के लीडर्स के द्वारा उनको, लीडर्स के थ्रू उनको याद किया जाता है. He conquered many kingdoms and administrated them wisely. उन्होंने बहुत सारे राज्यों पर अपनी जीत हासिल की, उन पर अपना कब्जा जमाया. जहांगीर एंड शाहजहां रूल्ड आफ्टर हिम. और जहांगीर और शाहजहां ने उनके बाद वहां पर रूल किया. औरंगजेब who ruled for 50 years was the last important ruler of the Mughal dynasty. औरंगजेब जो थे उन्होंने वहां पर 50 साल अपना राज किया और वो मुगल डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे.
With his death, the mighty Mughal empire began to decline. और उनकी डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो गया. Around the 18th century, other rulers like Rajputs, Sikhs, Marathas and the state of Mysore became powerful and rebelled against the Mughal authority. 18th century के आसपास जो रूलर्स थे जैसे राजपूत, सिख्स, मराठास और स्टेट ऑफ मैसूर, वो वहाँ पे बहुत ताकतवर थे, बहुत पावरफुल थे और वो मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट आंदोलन किया उन्होंने. लास्ट वन इज मॉडर्न पीरियड. At the time of the decline of Mughal rule, many European powers started trading in India. जो मुगल्स का जो रूल होता था उसके डिक्लाइन मीन्स उसके खत्म होने के बाद यूरोपियंस ने वहां आकर इंडिया में आकर बहुत अपना क्या करना शुरू किया, अपना व्यापार करना. ट्रेडिंग क्या होता है? व्यापार. तो मुगल रूल के खत्म होने के बाद यूरोपियंस इंडिया में आए और उन्होंने वहां पर आकर अपना व्यापार शुरू किया. These were the Portuguese. वो कौन कौन से थे? Portuguese, the French, the British and the Dutch. Finally, they were defeated by the British who ruled over India for nearly 200 years. उसके बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स पे जो यूरोपियंस आए थे, ठीक है, यूरोपियंस के बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने यूरोपियंस को हराया और वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने यूरोपियंस को हराया था वो आकर इंडिया पर राज करने लगे. और उन्होंने कब तक राज किया? करीब 200 सालों तक. The year 1757 can be taken as the starting point of the British Empire in India with the defeat of Siraj ud Dowlah, the Nawab of Bengal, in the Battle of Plassey. Year 1757 में ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत हुई थी. इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत कब हुई? 1757 में. किसको हराने के बाद? उन्होंने किसको हराया था? सिराज उद दौला और द नवाब ऑफ बंगाल, जिनको उन दोनों को उन्होंने हराया था इन बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी एक युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को हराया और उसके बाद अपने एम्पायर की शुरुआत इंडिया में की. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द होल ऑफ इंडिया was brought under British control. और एक समय के बाद पूरी इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई. The British came to India as traders but soon became the master of the whole country. ब्रिटिशर्स सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्होंने पूरी कंट्री पर अपना राज जमा लिया और पूरी कंट्री के मास्टर बन गए. The British introduced Western education and brought about many changes in the society and economy of India. ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया में आकर वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट की और बहुत सारे चेंजेस लेकर आए यहाँ की सोसाइटी और यहाँ की इकोनॉमी में. Unhappy with the harsh rule of a foreign power, the people of India revolted against them in 1857. इंडिया के जो लोग थे वो फॉरेन पावर से, जो फॉरेनर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो उन पर राज करते थे, तो उनके पावर से, उनके रूल से वो नाखुश थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे. इसलिए उन्होंने इंडिया के जो लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया. कब? 1857 में. द रिवोल्ट वॉज ब्रूटली क्रश्ड एंड द इंडियन एम्पायर वॉज टेकन ओवर बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. जो विद्रोह वो कर रहे थे इंडिया के लोग, वो ब्रूटली क्रश, वो बहुत बुरी तरह से उन्होंने खत्म किया. और वहां पर इंडिया पर किसने अपना राज किया? क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की रानी ने वहां पर राज किया. द इंडियन पीपल did not have any say in the governance of their country. इंडियन पीपल के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं थी कि वो अपनी कंट्री के किसी लीडर से ऐसा कुछ कह सके. एज अ रिजल्ट द पीपल टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड वांटेड टू oust the Britishers from India. उसके बाद लोगों ने फाइनली एक डिसीजन बनाया जिसमें कि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया से हमेशा के लिए चले जाएं. दिस गेव बर्थ टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट. और इसने किस चीज को जन्म दिया? एक आंदोलन जो उन्होंने किया था जिसका क्या नाम था? इंडियन नेशनल मूवमेंट. टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल many political organizations were formed by the educated Indians. भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ाद कराने के लिए बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो कि किसके थ्रू बनाई गई थी? जितने भी पढ़े लिखे इंडियंस थे.
एजुकेटेड इंडियंस के थ्रू बनाई गई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। उनमें से ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बनाई गई, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिसने आज़ादी की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज महात्मा गांधी। और भारत की आज़ादी के स्ट्रगल में सबसे पावरफुल लीडर कौन थे, महात्मा गांधी। ही बेस्ड हिज मूवमेंट ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस कॉल्ड सत्याग्रह। उन्होंने अपना आंदोलन किस पर स्टार्ट किया, सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर शुरू किया, जिसको क्या कहा गया है, सत्याग्रह। अदर इम्पॉर्टेंट नेशनल लीडर्स वर जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक एंड सुभाष चंद्र बोस। और कुछ और अलग इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक एंड सुभाष चंद्र बोस। आफ्टर मच स्ट्रगल इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। और इतने सब स्ट्रगल के बाद फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। Okay, now we have to read this chapter in brief. The Indus Valley Civilization was the earliest civilization known to exist in the Indus Valley region. इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है जो कि कहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, नियर इंडस रिवर। इंडस वैली का जो इलाका था, जो वहाँ का रीजन था, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन अबाउट 1500 CE। जो आर्यंस थे वो इंडिया में कब आए थे, 1500 CE में। और कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। मुगल एम्परर बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526 CE। जो मुगल एम्परर थे बाबर, उन्होंने मुगल एम्पायर की खोज की इंडिया में कब, 1526 CE में। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर द यूरोपियन पावर्स स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया। मुगल एम्पायर के खत्म होने के बाद यूरोपियंस इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ आकर अपना व्यापार शुरू किया। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी in 1757, the British became the rulers of Bengal and soon brought India under their control. बैटल ऑफ प्लासी एक युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1757 में। उस युद्ध के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यूरोपियंस को हराकर इंडिया पर रूल करना स्टार्ट किया। और कहाँ के रूलर्स बन गए, बंगाल के। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरी इंडिया को ही अपने कंट्रोल में कर लिया। अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल द इंडियंस रिवोल्टेड इन 1857। ब्रिटिशर्स के रूल से नाखुश होकर इंडियंस ने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया 1857 में। मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। Important national leaders were महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक एक्सेट्रा। बहुत अपनी इंडिया को फ्री कराने के लिए, एक आज़ाद भारत के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, एजुकेटेड इंडियंस के थ्रू, जो पढ़े लिखे लोग थे इंडिया के, उनके थ्रू बनाई गई, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसमें बहुत सारे लीडर्स ने अपना रोल प्ले किया, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक एक्सेट्रा। Indian became free from British rule on 15 August 1947। जो इंडिया कब फ्री हुई ब्रिटिशर्स के रूल से, कब आज़ाद हुई, 15 अगस्त 1947 को। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।